मैंने उसे अपना नाम लिखना सिखाने से बहुत पहले ही झूठ बोलना सिखा दिया था। जब वह इतनी छोटी थी कि उसे दुनिया की समझ भी नहीं थी, तब मैंने उसे यह पाठ पढ़ा दिया था कि इंसान की फितरत क्या होती है। मैंने उसे बचपन में ही समझा दिया था कि लोग बाहर से चाहे कितने भी सख्त दिखें, अंदर से बेहद नरम और बेवकूफ़ होते हैं। वे हमेशा एक ऐसी कहानी की तलाश में रहते हैं जो उन्हें अपनी जेब ढीली करते वक्त यह महसूस कराए कि वे कोई महान काम कर रहे हैं। वे सच नहीं सुनना चाहते, वे एक ऐसा झूठ सुनना चाहते हैं जो उनकी अंतरात्मा को सुकून दे। उन दिनों जब हम सड़कों पर नए थे, हमारी कहानी बिल्कुल सच हुआ करती थी। इसमें कोई मिलावट नहीं थी। एक विकलांग पिता जिसका एक पैर किसी हादसे या लड़ाई में गंवा दिया गया हो, जो अपनी छोटी सी बच्ची को इस जालिम दुनिया में अकेले पाल रहा है। यह दृश्य ही काफी था। बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों की भीड़ में, जब मैं अपनी बैसाखी के सहारे खड़ा होता और जूं ही मेरा हाथ थामे अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से लोगों को देखती, तो पत्थर दिल भी पिघल जाते थे। लेकिन जल्द ही हमने एक अजीब बात नोटिस की। हमने देखा कि लोग हमारे दुखड़े के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग मेरी लाचारी पर पैसा देते, तो कुछ उसकी मासूमियत पर। कुछ को यह जानकर ज्यादा हमदर्दी होती कि इसकी माँ नहीं है, तो कुछ को यह जानकर कि हमारे पास आज रात के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तब हमने सीखा कि सच काफी नहीं है। सच बोरिंग होता है। सच लोगों को चुभता है, लेकिन मनोरंजन नहीं करता। इसलिए हमारी जिंदगी छोटी छोटी कहानियों का एक पुलिंदा बन गई। हम एक चलते फिरते थिएटर बन गए। हमारे पास हर तरह के दर्शक के लिए एक कहानी तैयार थी। मैं उन कहानियों का लेखक था, उन्हें गढ़ता था, तराशता था, और जूही मेरी मुख्य अभिनेत्री थी। वह उन कहानियों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों और उधार के आंसुओं के साथ ऐसे सुनाती थी कि सामने वाला अपनी पूरी बटुआ हमारे हवाले कर देता। हम चोर नहीं थे, कम से कम हमारे दिमाग में तो बिल्कुल नहीं। हम खुद को यथार्थवादी मानते थे। हम बस उस दुनिया से अपना हिस्सा वसूल रहे थे जिसने हम जैसे लोगों की परवाह करना बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं अक्सर उससे कहता था, जूही, सिर्फ कोई बेवकूफ ही अजनबियों की दया पर अपनी उम्मीद टिकाएगा। दया नाम की चीज सिर्फ किताबों में होती है। हकीकत में यह एक सौदा है। वे हमें पैसे देते हैं, हम उन्हें अच्छा महसूस करवाते हैं। इस दुनिया में या तो हम हैं या वो, और यह पक्का है कि वो हम तो नहीं होने वाले। उन दिनों वह मेरी बातें समझती नहीं थी, बस अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर सिर हिला देती थी। लेकिन आज आज हालात बदल चुके हैं। आजकल वह मेरे बोलने का इंतजार नहीं करती। उसे अब मेरे फलसफे की जरूरत नहीं है। हम अभी किसी बेनाम कस्बे में हैं। मुझे इस शहर का नाम भी याद नहीं और जानने की जरूरत भी नहीं लगती। हमारी जिंदगी बंजारों जैसी है। हम कभी भी एक जगह ज्यादा दिन नहीं टिकते। ज्यादा रुकने का मतलब है खतरा। एक ही जगह पर ज्यादा दिन रहने से चेहरे पहचाने जाने लगते हैं, दुकानदार पूछने लगते हैं, पुलिस की नजर पड़ने लगती है, और हमारी वही पुरानी घिसी पिटी कहानियां लोगों को याद होने लगती हैं। इसलिए जैसे ही हवा में शक की बू आती है, हम अपना बोर या बिस्तर समेटते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले शिकार मैं चुनता था। मैं तय करता था कि किसे निशाना बनाना है। लेकिन अब शिकार जूही चुनती है, और मैं उसे रोकता नहीं। इसलिए नहीं कि मैं उसकी हर पसंद से सहमत हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उन्हें एक ऐसे आत्मविश्वास और सटीकता के साथ चुनती है जो कभी मुझ में हुआ करता था। उसे देखकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आता है। पहले ये जिम्मेदारी मेरी थी। मैं भीड़ को वैसे ही स्कैन करता था जैसे कभी फौज में रहते हुए बॉर्डर पर या छतों पर छिपे दुश्मनों को स्कैन किया करता था। मेरी नजरें भीड़ में उन चेहरों को तलाशती थीं जो कमजोर हों, कांपते हाथ, भटकी हुई नजरें। कोई ऐसा जिसे घर में कोई पूछने वाला ना हो, या कोई ऐसा जो अपनी ही जिंदगी से ऊब चुका हो। जूही ही हमारा चारा थी। हम उसे तैयार करते थे एक ऐसी लड़की जिसने अपनी नाप से 3 गुना बड़े ढीले ढाले कपड़े पहने हों, जिससे वह और भी छोटी और कमजोर लगे। हम उसे सिखाते थे कि अपनी आवाज में हल्की सी कपकपी कैसे लानी है। कभी कभी जब किसी बड़े हाथ मारने की तैयारी होती, तो हम काजल और थोड़े से मेकअप के जरिए उसके गाल पर चोट का एक नकली निशान भी बना देते थे। वह निशान देखते ही सामने वाले का दिल पिघलकर पानी हो जाता था। हम अभी समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। जूही एक संतरा छील रही है। उसकी उंगलियां बड़ी नजाकत से छिलका उतार रही हैं।
लेकिन उसकी नजरें सामने भीड़ पर टिकी हैं। वो स्वेटर वाला आदमी, वह अचानक कहती है बिना मेरी तरफ देखे, वहां उस बेंच पर। मैं उस दिशा में देखता हूं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने गर्मी के मौसम में भी हल्का कार्डिगन पहन रखा है। वह समुद्र की लहरों को ऐसे देख रहा है जैसे उसने अपना सब कुछ उसमें खो दिया हो। वही क्यों? मैंने पूछा, यह परखने के लिए कि उसकी नजर कितनी पैनी हुई है। जूही ने संतरे की एक फांक मुंह में डाली और चबाते हुए कहा, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया पर उसका अभी भी कुछ उधार बाकी है। उसका चेहरा देखो, वह गुस्से में नहीं है, वह निराश है। ऐसे लोग सबसे आसानी से टूटते हैं। उन्हें बस किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उनसे भी ज्यादा दुखी हो। मैं हैरान था। उसकी समझ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। कहानी क्या है? मैंने पूछा। हम उसे क्या बताएंगे? खोई हुई बेटी या बीमार बाप? वह कंधे उचकाती है, चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान के साथ। कुछ दुखद। मैं मौके पर ही बना लूंगी। स्क्रिप्ट की अब जरूरत नहीं है बाबूजी। एक समय था जब मैं हर झूठ को तराशता था। मैं रिहर्सल करवाता था। मैं उसे बताता था कि कहाँ रुकना है, कहाँ रोना है और कहाँ अपनी आवाज को धीमा करना है। मैं कहानियों को सुधारता था, उन्हें साफ सुथरा और विश्वसनीय बनाता था। लेकिन अब जूही अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती है, और सच कहूं तो वह मुझसे कहीं बेहतर लेखिका बन चुकी है। बचपन में वह हमेशा मेरी तरह बनना चाहती थी। वह मेरी हर हरकत की नकल करती थी। मुझे याद है, वह अक्सर मेरे बैसाखी पकड़कर चलने की कोशिश करती थी। तब मुझे उस पर प्यार आता था, लेकिन साथ ही एक डर भी लगता था। मैं उस औरत की याद आए बिना उसकी ओर देख भी नहीं पाता था, जिसकी जान इसके पैदा होते ही चली गई थी। उसकी माँ। जूही की आंखों में वही चमक थी, वही जिद थी। अब तक उसने वह सब सीख लिया था जो मैंने उसे सिखाया था। लेकिन उसने सिर्फ सीखा नहीं, उसने उसमें अपना भी रंग घोलना शुरू कर दिया था। ये उसके लिए अब पेट भरने का साधन नहीं रह गया था। ये उसके लिए एक खेल बन गया था, एक नशा। ये कला थी, एक नौटंकी थी, जिसका मंच यह पूरी दुनिया थी। हर शिकार उसके लिए एक नई चुनौती था, एक नया दर्शक था जिसे उसे अपनी उंगलियों पर नचाना था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस होने लगा था कि यह पैसों के लिए होना बंद हो गया है। शायद यह मेरे लिए था। जूही चाहती थी कि मुझे उस पर गर्व हो। वह चाहती थी कि मैं देखूं कि उसकी बेटी अब कितनी होशियार हो गई है। और सच कहूं तो एक पिता के रूप में मुझे गर्व था भी, लेकिन एक इंसान के रूप में मुझे डर लगने लगा था। उसकी ठगी के तरीके हर बार और धारदार और भी ज्यादा क्रूर होते गए। एक दोपहर वह अपने किसी काम से वापस लौटी। वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने ओलंपिक में कोई मेडल जीता हो। उसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और मेज पर ऐसे फेंकी जैसे वह कोई जीती हुई ट्रॉफी हो। आपको उसे देखना चाहिए था बाबूजी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आदमी जिसके पास मैं गई थी, वह रो पड़ा, फूट फूट कर। उसे लगा मैं लखनऊ से आई उसकी वो भतीजी हूं जिससे वह 10 सालों से नहीं मिला। मैंने उसे बताया कि मेरी माँ, उसकी बहन, मर चुकी है। वह इतना तड़पा कि उसने अपना पर्स खोलकर मुझे यह सब दे दिया। वह यह सब हंसते हुए बता रही थी। उसे उस आदमी के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस अपनी जीत की खुशी थी। उसकी यह नई फितरत अब हमारे बंद कमरे में भी महसूस होने लगी थी। मैं अक्सर रात में, जब सब शांत होता, उसे खुद से बातें करते हुए सुनता हूँ। वह आईने के सामने खड़ी होकर अलग अलग आवाज़ों का रियाज करती है। कभी एक छोटी मासूम बच्ची जैसी मीठी और सहमी हुई आवाज़, तो कभी किसी ऐसी लड़की की आवाज़ जो दुनिया से हार चुकी है, खोखली और टूटी हुई। उसने यह सब कहाँ से सीखा? मैंने तो उसे सिर्फ झूठ बोलना सिखाया था, लेकिन उसने तो भावनाओं का व्यापार करना सीख लिया था। एक सुबह मैं नींद से जागा तो मैंने उसे गुनगुनाते हुए सुना। वह खिड़की के पास बैठी थी, बाहर का नज़ारा देख रही थी और एक धीमी, सांस भरी आवाज में गा रही थी। यह कोई फिल्मी गाना नहीं था, यह उसका अपना बनाया हुआ कुछ था। नानी, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। अंधेरे में सिर्फ तुम्हारी परछाई है। मुझे डर लगता है। क्या तुम आई हो? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अगर मैं उसे जानता नहीं होता तो मैं भी रो पड़ता। लेकिन मैं उसे जानता था। मैं जानता था कि वह सिर्फ अभ्यास कर रही है। यह बहुत बेहतरीन था, ऑस्कर जीतने लायक, लेकिन साथ ही यह बहुत क्रूर भी था।
तुम कभी कभी मुझे डरा देती हो जूही, मैंने अनजाने में कह दिया। वह मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वह ऐसे मुस्कुराई जैसे मैंने उसकी बहुत बड़ी तारीफ कर दी हो। डरना जरूरी है बाबूजी, तभी तो लोग भरोसा करते हैं। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हम शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। हमारी कार एक पुराने ईंटों से बने वृद्धाश्रम के पास से गुजरी। गेट पर लिखा था शांति निकेतन। रोको, जूही ने अचानक कहा। गाड़ी रोको। क्यों? यहाँ क्या है? मैंने पूछा। मुझे कुछ आजमाने दो, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। उसकी पकड़ में एक अजीब सी उत्तेजना थी। यहाँ बहुत सारे अकेले लोग होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो अपनों का इंतजार कर रहा होगा। किसी ऐसे को ढूंढूंगी जिसका दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया हो, जिसे यादें धुंधली दिखती हों। मैं कार में ही बैठा रहा, इंजन चालू रखा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये गलत लग रहा था। हम ठग थे, लेकिन हम अब तक राह चलते लोगों को ठगते थे। लाचारों को लूटना, ये कुछ और ही था। लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। जूही अंदर गई। जाने से पहले उसने अपने बाल बदल लिए थे। उसने अपनी जेब से एक लाल रिबन निकाला और बालों को 2 चोटियों में बांध लिया, बिल्कुल एक स्कूली छात्रा की तरह। उसकी चाल बदल गई। अब वह शातिर लड़की नहीं, बल्कि एक डरी हुई पोती लग रही थी। मैं बाहर से खिड़की के जरिए अंदर का नजारा देख पा रहा था। कॉमन रूम में कई बुजुर्ग बैठे थे। कुछ टीवी देख रहे थे, कुछ बस शून्य में घूर रहे थे। जूही की नजरें वहां एक कोने में एक्वेरियम के पास बैठे एक बुजुर्ग पर टिकीं। उन्होंने खादी का कुर्ता पहन रखा था और वे मछलियों को ऐसे देख रहे थे जैसे वे उनकी पुरानी दोस्त हों। उनकी आंखें खोई हुई थीं, शायद डिमेंशिया या याददाश्त की कमजोरी का शिकार। जूही उनके पास गई और घुटनों के बल बैठ गई। मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन मैं उसके होंठ पढ़ सकता था। उसने कहा, दादाजी। बुजुर्ग का सिर उठा। उनकी आंखों में एक पल के लिए भ्रम दिखा, फिर पहचान की एक झूठी चमक, जैसे कोई पुरानी याद धुंध से बाहर आ गई हो। जूही ने सिर हिलाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। भगवान जाने वह इतनी जल्दी आंसू कैसे ले आती है। उसकी आवाज शायद भर्रा रही होगी। बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जूही ने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। वे बात करने लगे। बुजुर्ग रोने लगे। शायद उन्हें लगा कि सालों बाद उनकी पोती उनसे मिलने आई है। फिर वे हंसे, एक बच्चे जैसी हंसी। उन्होंने अपनी उंगली से एक सोने की पुरानी अंगूठी उतारी। शायद वह उनकी शादी की निशानी थी या उनकी अपनी कोई कीमती धरोहर। उन्होंने वह अंगूठी जूही की मुट्ठी में दबा दी। जूही ने मना करने का नाटक किया, फिर स्वीकार कर लिया। उसने उनके माथे को चूमा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपनी सगी पोती करती। फिर वह वहां से उठी और बाहर निकल आई। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह ऐसे बाहर निकली जैसे वह उस कमरे की खामोशी से ही पैदा हुई हो। कार में वापस आकर उसने दरवाजा बंद किया और इंजन की आवाज के साथ अपनी हथेली खोली। वह अंगूठी वहां चमक रही थी। असली सोना है। वह उसे परखते हुए, दांतों के बीच दबाकर जांचते हुए बोली, यकीन होता है? कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उन्हें कुछ भी बता सकती हूं और वे मान लेंगे। वे इतने भूखे हैं प्यार के कि जहर भी दे दो तो पी लेंगे। वह हंसी। वह हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन मेरे कानों में किसी धमाके जैसी गूंजी। वह अपनी जीत पर इतरा रही थी। उसे उस बूढ़े आदमी पर, जिसने उसे अपनी आखिरी निशानी दे दी, रत्ती भर भी दया नहीं आई। और बस वही पल था। मेरे सीने में एक अजीब सा बवंडर उठा, गर्व और एक गहरी, सड़ी हुई घुटन। मैं गर्व करना चाहता हूं और मैं करता भी था अब तक, लेकिन आज वह मुझे मेरे फौज के पुराने दिनों की याद दिला रही थी। मुझे वो नए रिक्रूट्स याद आ गए। वो लड़के जो भर्ती होकर आते थे, जोश से भरे हुए। हम उन्हें ट्रेनिंग देते थे, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते थे जो दूसरे हफ्ते तक ही अनुशासन का पट्टा तोड़ देते थे, ताकत और कमान के नशे में धुत। हथियार हाथ में आते ही उन्हें लगता था कि वे भगवान बन गए हैं। वे अभी पूरी तरह सीखे भी नहीं थे और जंगली होने के लिए तैयार थे। वे किसी नियम, कानून या नैतिकता को नहीं मानते थे। और फिर दूसरे थे वे जो युद्ध में खूंखार हो गए थे।
जिन्होंने इतनी हिंसा देखी थी कि उनमें से इंसानियत खत्म हो गई थी, जिनमें कोई नैतिकता या पछतावा नहीं बचा था, जो आपको देख नहीं रहे थे या आपके आर पार भी नहीं देख रहे थे, बस आपकी कमजोरी ढूंढने के लिए आपको स्कैन कर रहे थे। उन दिनों मुझे उन किस्म के लोगों से नफरत थी जिन्होंने इंसान होने का दिखावा करना छोड़ दिया था और अपनी हैवानियत को एक तमगे की तरह पहनते थे। आज मेरी बगल वाली सीट पर मेरी बेटी नहीं, वही खूंखार सिपाही बैठा था। तुम्हें मजा आया? मैंने पूछा, मेरी आवाज भारी थी। उस पल में, मेरा मतलब है, जब वह रो रहे थे। उसने अंगूठी को उंगली में डालते हुए खिड़की की तरफ देखा। हाँ, उसने लापरवाही से कहा। बिल्कुल, ये तो सबसे आसान था। उस रात मैं सो नहीं सका। हम किसी हाईवे के किनारे गाड़ी खड़ी करके सो रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं कार की छत को घूरता रहा और उस तरीके के बारे में सोचता रहा जैसे उसका चेहरा चमक उठा था। यह सब कितना स्वाभाविक लग रहा था। उसने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, उसने उस झूठ को जिया था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब नहीं था, बल्कि लोगों की भावनाओं को नचाने की आसानी से मतलब था। उसे उस पावर से प्यार हो गया था। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया। हम जा रहे हैं, मैंने कहा। कहाँ? उसने पूछा नहीं, बस देखा। कहीं दूर, कुछ समय के लिए, और कोई ठगी नहीं। हम कुछ दिन रुकेंगे। जूही ने विरोध नहीं किया। शुक्र है। उसने यह भी नहीं पूछा कि क्यों। शायद उसे लगा कि पुलिस पीछे है या खतरा बढ़ गया है। हम पश्चिम की ओर गाड़ी बढ़ाते हैं। हम महाराष्ट्र के सूखे इलाकों से होते हुए कोंकण की तरफ मुड़ गए, छोटे गांवों और कस्बों से गुजरते हुए, जहां ज्यादातर लोगों के पास बहुत कम है और जिनके पास है वे उसे छिपा कर रखते हैं। रास्ते में पहाड़ आए, नदियां आईं, लेकिन हमारे बीच की बातचीत पूरी तरह सूख चुकी थी। हम 3 रातों तक कार में सोए और मैंने एक शब्द नहीं बोला। हमारे बीच की खामोशी सरहद के उस नो मैन्स लैंड की तरह फैल गई थी, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हम में से कोई भी इसे पार करने को तैयार नहीं था। चौथे दिन, जब समुद्र की नमकीन हवा कार के अंदर आने लगी, तो उसने पूछा, क्या हम किसी खास जगह जा रहे हैं? नहीं, मैंने रूखेपन से कहा। आखिरकार हम समुद्र किनारे एक छोटे से कस्बे में रुके। यह कोंकण का कोई अंदरूनी इलाका था, जहां पर्यटकों की भीड़ नहीं होती। यहां सस्ती लॉज थीं, नमक खाई हुई दीवारें थीं और ऑफ सीजन की शांति थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसे दुनिया ने शायद भुला दिया था। यहाँ के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे। हमने एक सड़े गले गेस्ट हाउस में नए नामों से कमरा लिया। हम यहाँ काम ढूंढेंगे, मैंने उससे कहा। इस बार कुछ ईमानदारी का, मेहनत का। जूही ने बस अपनी आंखें घुमा लीं, रोल आइज, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात कह दी हो। ईमानदारी? उससे क्या मिलेगा? चिल्लर? लेकिन मैं अड़ा रहा। मैं पास के मछली बंदरगाह पर गया और जाल सुलझाने और क्रेट उठाने का काम ले लिया। मेरे लिए यह मुश्किल था, मेरे विकलांग शरीर के लिए यह बहुत थका देने वाला था, लेकिन मुझे यह सजा जैसा लग रहा था जिसकी मुझे जरूरत थी। जूही, वह बदल नहीं सकती थी। वह ज्यादातर दिन गायब रहती थी। मैं नहीं पूछता था कि वह कहाँ जाती है। एक रात वह देर से वापस आती है। मैंने देखा कि उसकी उंगलियों के पोरों पर खरोंचे हैं। शायद किसी से झगड़ा हुआ था या किसी नई चाल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। जूही कुछ नहीं कहती, मैं भी जोर नहीं देता। बाद में मैं उसे बाथरूम में बैठे हुए पाता हूं। दरवाजा आधा खुला है, पीला बल्ब जल रहा है। वह शीशे में अपनी परछाई को घूर रही है, जैसे वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। आप अब मुझसे नफरत करते हैं, है ना? वह अचानक शीशे में देखते हुए पूछती है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक सवाल था। मैं दरवाजे पर रुक गया। मेरे दिल में क्या था? नफरत, गुस्सा या दया? नहीं, मैंने कहा। फिर एक पल की चुप्पी के बाद लगभग बिना मतलब के मेरे मुंह से निकला, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जूही ने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहां खड़ा रह गया, सन्न। उस झूठ पर सन्न जो मैंने अभी अभी कहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने वह झूठ ऐसे बोला था जैसे मैं उस पर विश्वास करता हूं। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठा रहा जबकि वह गहरी नींद में सो रही थी। मैं सोचता रहा कि कितनी बार मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सब उसके लिए था, उसे खिलाने, कपड़े पहनाने के लिए।
उसे सुरक्षित रखने के लिए। मैंने खुद को यह कहानी सुनाई थी कि दुनिया बुरी है, इसलिए हमें बुरा बनना पड़ा। लेकिन यह झूठ था। यह हमेशा मेरे लिए था, मेरे गुस्से के लिए, मेरे उस नुकसान के लिए जो मैंने अपनी टांग और अपनी पत्नी के रूप में खोया था। मुझे दुनिया से बदला लेना था और मैंने अपनी बेटी को अपना हथियार बना लिया। उसने यह सब स्वीकार कर लिया। उसने मेरे जहर को खुद में भर लिया। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि मैं उसे देखूं। वह चाहती थी कि मैं उसकी तारीफ करूं। और मैंने कभी उसे नहीं देखा, कभी नहीं देख सका। न तो उस मासूम बच्ची को जो गुड़िया से खेलती थी, न उस छात्रा को जिसे स्कूल जाना चाहिए था, यहां तक कि उस औरत की परछाई को भी नहीं जिसे मैंने खो दिया था। अब पहली बार मैं उसमें न केवल वो खरोंचें देख रहा हूं, बल्कि वो खालीपन देख रहा हूं। एक ऐसी गहरी खाई जिसे मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके खोदा और अपनी कड़वाहट से भर दिया। वह मेरी तरह नहीं है। वह मुझसे भी बदतर है क्योंकि मैंने उसे ऐसा बनाया है। मैंने एक जानवर पाला, ये सोचकर कि वह मेरा पालतू रहेगा, लेकिन अब वह शिकार में मजा लेने लगी है। मैंने खुद से कहा था कि मेरे पास कारण थे, दुख, धोखा, कर्ज, दर्द। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं हूं। मैं ही उसका निर्माता हूं और मैं ही उसका विनाश। जब तक मैं उसके साथ रहूंगा, वह मुझे खुश करने के लिए या मेरी आदत के कारण यह सब करती रहेगी। मैं उसका पिता नहीं, उसका हैंडलर बन गया हूं। उस रात मैंने अपना पुराना बैग उठाया। मैंने चुपचाप अपने कपड़े पैक किए। मैंने उसके लिए दराज में सारे पैसे रख दिए जो हमने कमाए थे। कार की चाबियां भी वहीं छोड़ दी। एक पल के लिए सोचा कि एक चिट्ठी लिखूं, उसे समझाऊं कि मैं क्यों जा रहा हूं, उसे बताऊं कि बेटा अब सुधर जाओ। लेकिन कोई शब्द दिमाग में नहीं आया। और वैसे भी अब शब्दों का क्या मोल? उसने झूठ बोलना मुझसे ही तो सीखा था। मेरा कोई भी शब्द उसे अब सच नहीं लगेगा। इसलिए मैं बस वहां से चला गया। दरवाजे को बिना आवाज किए बंद किया और अंधेरी सड़क पर निकल पड़ा। मैं उसे छोड़कर भाग रहा था। इसीलिए नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। नहीं, यह नफरत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आखिरकार इतने सालों की गंदगी के बाद अब मैं उससे सच में प्यार करने लगा हूं। और उसे बचाने का अब एक ही तरीका है कि मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊं।